हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो जल्दी से आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो एक बात और बता दूं, हिस्ट्री में मैं केवल आपको जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, आई विल गिव ओनली 4 चैप्टर। ओके, केवल 4 चैप्टर के डिस्कस करेंगे और इसके आगे कोई चैप्टर आपको नहीं गिवन है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना आपको। ठीक है बेटा। दूसरी बात, जो चैप्टर है वो हमारा टोटली ब्रिटिश रूल के बारे में है। जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी प्रोसेस में जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। मेन आपका एंग्लो मैसूर वॉर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं उसको बोलूँगा, वो है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक मराठा वॉर भी है। ठीक है, मराठा वॉर भी है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मराठा वॉर और मैसूर वॉर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वॉर कह सकते हो, तो उस पर डिस्कस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी नहीं, अब एग्ज़ाम में भी तो आने ही आने हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या दिक्कत है, एक पन दो काज अगर हो जा रहा है तो हम यहाँ भी इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और आगे के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैं चैप्टर बना के लाया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट एंग्लो मैसूर वॉर। तो देखो बच्चों, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था ना, अगर हम इंडिया के मैप में जाए तो मैं भी अब आपको दिखाऊंगा, मैप भी दिखाऊंगा कहाँ पे मैसूर था, अब उसको क्या बोलते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, तो जनरली देखो मैसूर क्या था, मैसूर उस टाइम था, उसका नाम मैसूर था, बट अभी क्या है, ये हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद बिरयानी बहुत फेमस है यहाँ की, हैदराबाद बिरयानी। ओके, तो देखो यहाँ पे दो लिख थे, ये एक्चुअली हैदराबाद पड़ा इनके हैदर के नाम से। अब हैदर कौन थे इनको भी बताता हूँ, देखो। ओके, हैदर अली सन ऑफ फौजदार ऑफ द मैसूर आर्मी। हैदर अली किसका सन था, एक फौजदार थे। ठीक है, उनका सन था किसमें, मैसूर आर्मी में फौजदार थे। स्टार्टेड हिज कैरियर एज ऑर्डिनरी सोल्जर, इन्होंने अपने कैरियर कैसे स्टार्ट किया, एक ऑर्डिनरी सोल्जर के थ्रू स्टार्ट किया। सून ही बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक गुड कमांडिंग है, तो आप बहुत ही जल्दी अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हो। सेम उसी तरह बच्चों क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग तो किए थे एक सोल्जर के अकॉर्डिंग, एक सोल्जर के फॉर्म में स्टार्टिंग किया था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इनको क्या बना दिया गया, कमांडर इन चीफ बना दिया गया। दैट्स कॉल्ड सेनापति, आपने सुना होगा। ठीक है, इन 1766 व्हेन द रूलर ऑफ मैसूर डाइड, जब 1766 में क्या हुआ, रूलर डाइड कर गया। ठीक है, डेड कर गया वो। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ मैसूर। नॉर्मल सी बात है, हैदर अली की था, उसके पास पावर बहुत था, तो उसने क्या किया, अपने आप को मैसूर का क्या कर दिया, रूलर इनबिल्ड कर दिया कि मैं मैसूर का नया रूलर हूँगा। अब देखिए जो वॉर हुए थे उसके काजेस क्या थे। तो देखो दो वार जो हुए थे, जैसे मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो दो वार हुए थे, जैसे टोटल अगर देखा जाए तो एंग्लो में 4 वॉर हुए थे। ठीक है, दो जो वॉर्स थे उसमें आपका हैदर अली थे, और बाकी की जो 2 वॉर हुए उसमें कौन थे, इनके सन हुए थे टीपू सुल्तान, वो हुए थे। और टीपू सुल्तान के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, एवरीवन नो अबाउट टीपू सुल्तान। ओके, टीपू। ओके, तो कॉजेज क्या थे, रीज़न किस वजह से ही हुआ, क्योंकि देखो कोई भी लड़ाई झगड़ा जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अब छोटा सा ही रीज़न हो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा भी रीज़न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न रहता है किसी भी वॉर के लिए। तो कॉजेज क्या था, तो हैदर अली मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, सबसे बड़ा रीज़न। ठीक है, कहते हैं ना दोस्त का दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन का दुश्मन जो होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, आपका दोस्त होता है। तो फ्रेंच और ब्रिटिश क्या थे, ये आपस में दुश्मन थे, तो इसकी दोस्ती किससे थी, हैदर अली से थी। ठीक है, ही स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी बाय इंक्लूडिंग फ्रेंच सोल्जर्स विच अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, क्या थे, एंग्री द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश पे क्या थे, गुस्सा थे। The neighboring power of Marathas and the Nizam of Hyderabad wanted to check Hyder's expansion. ठीक है, देखो अब आ रहा है धीरे धीरे रीजन आ रहा है, क्या किस वजह से हुआ। Hyder disliked the British troops stationed at Vellore. British did not like to protection give to Chanda Sahib in quarantine wars. ठीक है,
ये एक रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हो, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि क्या था, डिसलाइक करते थे, हैदर डिसलाइक करते थे, किसको, ब्रिटिश ट्रूप को डिसलाइक करते थे। और ब्रिटिश डिज नॉट लाइक टू प्रोटेक्ट, इन्होंने ब्रिटिश ने प्रोटेक्ट नहीं किया किसको, चंदा साहिब को प्रोटेक्ट नहीं किया। कब नहीं किया, कार्नाटिक वॉर्स में प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है इसके लिए। द ब्रिटिश द निज़ाम, ठीक है, निज़ाम जो थे वहाँ के जो मेन होता था, जो किंग होता था, दैट्स कॉल्ड निज़ाम। एंड मराठा मेड अ ट्रिपल एलियंस अगेंस्ट हैदर। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटिश ने, निज़ाम ने और मराठास ने, अवध के निज़ाम की बात हो रही है, यहाँ पे हम अवध के निज़ाम की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, हैदर के खिलाफ एक गुट बना लिया। हैदर के खिलाफ क्या, एक गुट बना लिया। इन 1767 एग्रीमेंट विथ ब्रिटिश एंड निज़ाम टू हेल्प ईच अदर, क्योंकि किस वजह से हुआ था, 67 में एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में, कि एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। देखो अब यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो ग्रीन पोर्शन है ना बच्चों, जिसको मैं अभी रेड से कलर कर रहा हूँ, ये आपका मैसूर था और उस टाइम का मैसूर था। इस टाइम तो यहाँ का जो पोर्शन आ जाएगा ना, ये हैदराबाद, ये मैसूर, दोनों एक हो गया, ठीक है। ये देखो निज़ाम्स टेरिटरी, ये पूरा, ये आपका हो गया हैदराबाद, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो था ये किसका था, हैदराबाद में, ठीक है। अब यहीं से आपका हैदराबाद आया, हैदर अली के नाम से क्या हो गया, हैदराबाद हो गया। अब ये जो मैसूर था, आप देख सकते हो इस समय जो मैसूर, प्रेजेंट टाइम का जो मैसूर है वो क्या है, केरला है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट हैदराबाद का आ जाता है, ये पार्ट, ठीक है। देखो हुआ क्या, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंगलोर है और यहाँ पे माही। अब दोनों कौन सा एरिया में है, दोनों हैं सी पोर्ट में, सी एरिया में है। तो यहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था। क्या होता था बच्चों, ट्रेड होता था, जिसकी वजह से ना यहाँ ट्रेड होता था, ठीक। और कोई भी चीज़ ले आना ले जाना उस टाइम जो था वो थल के लैंड के थ्रू नहीं, किसके थ्रू होता था, वो यूज़ होता था थ्रू टू सी रूट, ठीक है। इसकी वजह से जो लोग सी पे रहते थे उनकी ज़्यादा डिमांड हो जाती थी, जो सी पोर्ट के पास रहते, जैसे ही मैसूर हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे। और देखिए ये आपका रहा मैसूर, निज़ाम ये रहा। अब यहीं से ये जो थे, यहाँ पे आपके मराठा थे, यहाँ क्या था आपका, मराठा था। तो समझ सकते हो कि आसी पास थे, इसकी वजह से थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आगे देखो, ये रहे आपके हैदर अली और ये क्या थे, निज़ाम अली खान, ठीक है। ये दोनों की मैं पिक्चर दिखा दूँ कि इनकेस कभी आपसे पूछ सकता है, पिक्चर देखिए। इवेंट क्या हुए, विद द ब्रिटिश फोर्स एंड निज़ाम फोर्स अंडर कॉलन स्मिथ, द निज़ाम इंटर्न इनटू मैसूर इन अगस्त 1767। देखो अब यहाँ पे क्या हुए, निज़ाम के सोल्जर्स प्लस ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, किसके अंडर में आए, कर्नल स्मिथ के अंदर। स्मिथ मैं लिखूंगा, इनको इतनी रिस्पेक्ट मैं इनको नहीं देने वाला, ठीक है। स्मिथ के अंडर में होके किस पे हम अटैक कर दिया आप निज़ाम के, ठीक है, सॉरी मैसूर के हैदर अली बोल सकते हो। हैदर अली पे क्या किया, अटैक कर दिया, हैदर अली पे अटैक कर दिया। हुआ क्या, हैदर एबल टू विन ओवर द निज़ाम एंड मराठास ऑन हिज साइड। अब हैदर यहाँ तो क्या हो गया, ये विन कर गया, यहाँ क्या हो गया, ये जीत गया। बट ब्रिटिश वर लेफ्ट अलोन। अब ब्रिटिश क्या हो गया, अकेले हो गए, ब्रिटिश क्या हो गया, अकेले, क्योंकि इन्होंने निज़ाम को और मराठास को क्या किया, ऑन हिज साइड, अपने साइड कर लिया, इन दोनों को अपने साइड कर लिया। अब अकेले हो गए ब्रिटिश। अब देखो जो निज़ाम और मराठा दोनों क्या थे, ब्रिटिश के साइड थे, वो अब हो गए हैदर अली की साइड। तो अब हैदर अली की जो सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए, और ब्रिटिश थोड़ी सी वीक हो गई। द ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू। अब ब्रिटिश क्या हो गए, यहाँ पे हार गए, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर का जो रिजल्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। देखो टीपू plundered the organ near Madras, the English sued for peace, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या करने लगा, पेस के लिए चलने लगे, भाई अब शांति कर लो, यानी युद्ध को विराम कर दो, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। रिजल्ट क्या हुआ इसमें, देखो जीता कौन, जीता तो आपके हैदर जीत गए थे। बट क्या हुआ कि
वॉर को रोकने के लिए एक ट्रीटी होती है, दैट्स कॉल्ड संधि, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड इन 1767। तो 1767 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। याद रखिए, डेट याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई, 1767 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एग्रीड टू रिस्टोर द प्लेसेस conquered by them and no to return the war prisoners। डिसीजन क्या हुआ, इंग्लिश और फ्रेंच ने डिसाइड किया कि जो जो चीज़ें, अब फ्रेंच तो को कहाँ से आ गया यहाँ पे, अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, वॉर किसके बीच में हुआ था, हैदर अली के बीच में हुआ था, तो फ्रेंच का। तो बच्चों जो फ्रेंच थे ना, ये हैदर अली के एक कह सकते हो कि ये फ्रेंड थे, क्या थे, फ्रेंड थे। तो जिसकी वजह से वॉर हुआ था हैदर अली के बीच और इंग्लिश के बीच, बट माना जाता है कि ये फ्रेंच ही टोटल इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, तो अब क्या हुआ, सबके जो जो चीज़ें थी सबको रिटर्न करना स्टार्ट हो गया कि जो अगर मान लो ए प्लेस आपने विन किया था, बी प्लेस हमने विन किया था, ठीक है, अब बी प्लेस आपका था तो आप अपना ले लो और ए वाला हमें दे दो, ये हो गया। ठीक है, बोथ एग्री टू हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ वॉर। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों ने एग्री कर लिया कि आगे कभी भी वॉर होता है तो हम दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलो, लेकिन ऐसा हुआ क्या, अगर हो गया होता बेटा तो सेकेंड वॉर होता ही नहीं, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसका रिजल्ट क्या आया, सेकेंड मैसूर वॉर आया सामने, जो हुआ 80 से 84, 1780 से 1784 तक हुआ। क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी concluded between Hyder and English, both would help each other while attacking any external force। यानी ये कंडीशन तो था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आता है तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, बट ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। इंग्लिश डिड नॉट फॉलो वाइल मराठा अटैक मैसूर इन 1771। देखो क्या हो, यहीं से रीजन आ गया कि जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मतलब यहाँ पे मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने हेल्प नहीं की, किसकी नहीं की, मैसूर की हेल्प नहीं की, मतलब हैदर अली की हेल्प नहीं की। कब, जब मराठा ने उन पर अटैक किया, जब मराठा ने उन पर क्या किया, अटैक किया, हो सकता है कुछ मराठा में बात हो गई, अटैक कर दिया, तो कब, 1771 में हेल्प नहीं किया। हैदर गॉट एंगर, अब हैदर क्या हो गया, यहाँ पे गुस्सा हो गया कि इसने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो इसी का रिजल्ट हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर एंड फ्रेंच वर गुड फ्रेंड्स एट माहे एंड सपोर्टेड ईच अदर। माहे मैंने बताया था कि माहे कहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया भी था मैप में, ठीक है, एंड सपोर्ट ईच अदर व्हेन इंग्लिश अटैक माहे इन 1780। देखो अब फ्रेंच और इंग्लिश में भी बिल्कुल नहीं पड़ती थी, तो क्या किया, 1780 में इंग्लिश ने फ्रेंच पे अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक किया, माहे पे अटैक किया, और माहे पे उस समय अधिकार किसका था, फ्रेंच का। हैदर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द इंग्लिश। अब यहाँ पे हैदर ने बोल दिया, भाई तुमने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अपने फ्रेंड का साथ दूंगा, और यहाँ पे 1780 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इन 1780 हैदर कॉन्क्वेred द इंटायर कार्नेटिक रीजन एंड डिफीटेड द इंग्लिश। अब सेकेंड वॉर में भी क्या हुआ, हैदर जीत गया। सेकेंड वॉर तो कंटिन्यूसली जो दो वॉर हुए, दोनों वॉर में क्या हुआ, हैदर जीता, और जीतने के बाद क्या हुआ, फिर से एक कॉन्क्वेट हुआ, मतलब संधि हुई, ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, और उसके बाद फिर संधि टूटी, फिर उसके बाद फिर वॉर हुआ। देखो इवेंट्स क्या हुए, द इंग्लिश ब्राइडर्ड द निज़ाम एंड केप्ट अवे फ्रॉम हेल्पिंग हैदर। फिर से ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग सेंट जी ईगर कोटेड टू डिफीट हैदर एट प्रोटोनोवा, ठीक है, तिरुवंतमलाई एंड सोलिगपुर नियर कोची। यानी यहाँ 3 जगह पे उसने भेजा। मेनवाइल हैदर डाइड ऑफ कैंसर इन 1782। अब देखो इसी वॉर में क्या हुआ, इसकी डेड हो गई, हैदर अली क्या हो गया, कैंसर से डेड कर गया। बट हिज सन टीपू कंटिन्यू हिज वॉर विद इन द ब्रिटिश फॉर 2 more years। लेकिन उसका जो सन था टीपू, वो कंटिन्यू वॉर को आगे बढ़ाता रहा, कब तक, 2 year तक। आगे क्या हुआ, व्हेन बोथ साइड्स वर टायर्ड ऑफ वॉर दे साइन अ ट्रीटी। नॉर्मल सी बात है, अब वॉर को दोनों शांत करना चाहते तो क्या करे, ट्रीटी कर लिया। रिजल्ट क्या आया, द ट्रीटी ऑफ मंगलोर। मंगलोर की क्या हो गई, ट्रीटी हो गई। कब हुई, मई 2, 1784।
और अब इसमें क्या बोला गया कि ऑल द कैप्चर प्लेस वर रिस्टोरेड, कि जितना जितना आप लोगों ने कब्जा किया सब वापस कर दो। ठीक है, बात करते हैं टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान को कुछ नाम भी दिया गया था, उनके बारे में कुछ बताया भी गया था, तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव मैसूर टाइगर इसको बोला जाता था। क्या इसको याद रखिएगा, मैसूर टाइगर किसको बोला जाता है? टीपू सुल्तान को, क्योंकि इसके जो कॉइन्स आते थे ना उसमें एक साइड टाइगर रहता था। सो कंडोलेंस टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंडिया में किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो और कोई नहीं था बच्चों, वो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ठीक है, फितुल मुजाहिद्दीन, टीपूज बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉकेट। फितुल मुजाहिद्दीन इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है रॉकेट को। ओके, इट इज़ बेटर टू बी अ लायन फॉर अ डे दैन अ शेप ऑफ योर लाइफ, दैट्स टीपू। ये टीपू का एक कोटेशन है। इट इज़ बेटर टू बी अ लायन फॉर अ डे, एक दिन के लिए लायन बन गए, दैन अ शेप ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक दिन का शेर बनने से एक दिन का शेर बनना अच्छा है कि पूरे लाइफ एक बकरी, भेड़ किसको बोलते हैं, बकरी को बन के रहने से अच्छा। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1790 से लेके 1792 तक। क्या हुआ था? कॉजेज क्या थे? अ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन डेवलप बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू, एक म्यूचुअल डिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, डिस्ट्रक्शन हो गया था उन दोनों के बीच में, कि अंग्रेजों को कहीं से ये सूचना नॉलेज मिल गई कि जो टीपू है वो अपने स्टेट को और आगे बढ़ा रहा है, अपने एम्पायर को और आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, इंग्लिश मेड एलियंस विद निज़ाम एंड मराठास। अब देखो फिर से निज़ाम के पास गया, फिर मैराथन के पास गया। देखो अब ये जो निज़ाम है ना, अवध का निज़ाम है, अभी बहुत सपोर्ट कर रहा है अंग्रेजों का। ठीक है, ये अवध के जो नवाब है अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना, मराठा भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, इसीलिए बोला जाता है ब्रिटिशर किसी के नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में इन निज़ाम की पूरी प्रॉपर्टी ये ले लेगा। इसको जो 1885 का जो वॉर हुआ था, इसी में इसका निज़ाम का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर्स थे इनकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली गई थी, निज़ाम को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे लोग क्या होते काफ़ी खफा हो गए थे। ठीक है, तो जो निज़ाम ने ज़िंदगी भर तलवे चाटे अंग्रेज़ों के, उसी अंग्रेज को, उन्हीं अंग्रेज़ों ने निज़ाम की पूरी प्रॉपर्टी ले ली और इसे जेल में डाल दिया। वही हाल मराठास के साथ हुआ। टीपूज गॉट अ सपोर्ट ऑफ फ्रेंच एट माहे। ठीक है, सपोर्ट मिला। इन 1789 ही अटैक्ड त्रिवेंद्रकोरम, दैट कॉल्ड धर्मराजा एट अलाई ऑफ ब्रिटिश। कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टीपू इन 1780। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक्चुअली ये जो धर्मराज राजा, ये क्या थे? ये सपोर्टर थे किसके? ब्रिटिश के। अब इस पे इससे अटैक किया तो ये ब्रिटिश इसके पास गए। देखो यहाँ भी इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। अभी ब्रिटिश किसके पास गए? धर्मराज के पास गए, उनसे बोले कि वी विल हेल्प यू बट वन कंडीशन, आफ्टर विनिंग द वॉर यू हैव टू लिव इन अस, मतलब आपको हम लोगों के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई अपनी आर्मी नहीं रह सकते, यानी बहुत सी चीज़ें में थोप दिया। वो तैयार हो गए और क्या हुआ? उस समय कॉर्नवालिस थे, और उस समय क्या थे? कॉर्नवालिस थे जनरल गवर्नर। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर, किसके अगेंस्ट? टीपू के अगेंस्ट 1790 में। आगे क्या हुआ सारी चीज़ें आपको पता है। टीपू डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स अंडर जनरल मेडसो इन 1790। कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक द कमांड ऑफ द इंग्लिश फोर्स एंड कैप्चर्ड बैंगलोर। ठीक है, जनरल मेडवोर्ड को तो इसने हरा दिया टीपू ने, बट फिर जब पता चला कॉर्नवालिस को कि वहाँ पे हम लोग हार रहे हैं, तो कॉर्नवालिस ने अपने हाथ में पूरा जिम्मा ले लिया और क्या किया, और उसने कैप्चर कर लिया क्या? बैंगलोर को। बैंगलोर को क्या किया? कैप्चर कर लिया। द मराठास ज्वाइन विद द इंग्लिश एंड डिस्ट्रॉयड मैसूर टेरिटरी। मराठा ने क्या किया? मराठास ने ज्वाइन कर लिया किसको? इंग्लिश को, और डिस्ट्रॉय कर दिया मैसूर को। अब बोलोगे सर क्या ज़रूरत थी मराठा को ब्रिटिश से मिलने के लिए? तो बच्चों हुआ क्या था, मैंने जैसे आपको मैप में दिखाया था कि आपके नीचे क्या है? यही मैसूर है, इसी के जस्ट ऊपर क्या है? मराठा। यहीं पे क्या था? मराठा था। तो दोनों ही
पावर एक पास थे। और भाई जब दो पावर एक ही म्यान में रहते हैं यानी एक ही पास रहते हैं तो उनमें क्या होता है, आपस में टकराव होते रहते हैं। तो मराठा ने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश का साथ दे के मैसूर को हरा देते हैं तो फिर ब्रिटिश को हम हरा के फिर मैसूर पे भी अपना अधिकार बना लेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने सोचा कि हम इनकी मदद करते हैं और मदद करने के बाद इन्हें भी अपने अंदर क्या कर लेंगे, रख लेंगे और इन पे भी अपना शासन चलाने लगेंगे। तो दोनों तरफ राजनीति थी, दोनों तरफ पॉलिटिक्स चल रही थी और उसी का परिणाम हुआ कि मराठा से भी इनका वॉर हुआ। आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। In 1792, Cornwallis besides Srirangapatnam, the capital of Tipu used for space। अब यहाँ पे टीपू क्या हुआ, हार गया और उसे प्रेशर दिया गया रुकने के लिए और उसने फिर एक इसी चीज़ को फिर एक ट्रीटी में कन्वर्ट करके वहाँ पे वॉर को ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो ही साइंड द श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी विथ टीपू इन 1792। जो रिजल्ट आया वो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ खत्म होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो ख़त्म हुआ वो 1972 में ख़त्म हुआ। किसके थ्रू ख़त्म हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के थ्रू ख़त्म हुआ। इन 1793 परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1793 में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसने चालू कर दिया। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और सुरेंद्रनाथ, इंडिया से सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन। वो कब बने, 1863 में बने थे। सिविल सर्विसेज इस समय जो आपके इस समय तो था CSI, ठीक है। और इस समय क्या था, ICS सिविल सर्विसेज, ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। और अभी जो आपका ये UPSC होता है ना, UPSC IAS PCS, यही है आपका सिविल सर्विसेज, ठीक है, उस टाइम का। इंडियन पुलिस सर्विस केम इनटू एक्सटेंस। इसी के टाइम, कॉर्नवालिस के टाइम ही IPS आया था, यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज। इंडियन सिविल एंड क्रिमिनल कोड इंट्रोड्यूस इसी ने किया था, किस आर्टिकल के थ्रू, 7073 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, 7073 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने इंडियन सिविल एंड क्रिमिनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था। और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट भी रखी थी। ओके, रेवेन्यू एंड जस्टिस वर सेपरेटेड। रेवेन्यू और जस्टिस को अलग अलग सेपरेट भी किसने किया, कॉर्नवालिस ने किया। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था, काफ़ी कुछ दिया। अब बात करते हैं उसके रिजल्ट की। जो वॉर हुआ था, थर्ड वॉर हुआ था, उसके बारे में। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइन इन 1792। टीपू हैड टू ऑफर हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिश, स्पेशली मलादोर। टीपू ने क्या बोला कि अपने जो पूरी कंट्री है, मतलब जो उसका पूरा एम्पायर है, जो उसका पूरा किंगडम है, उसका हाफ किसको देने की बात कही, ब्रिटिश को देने की बात कही। ही हैड टू पे ह्यूज वॉर इंडेमनिटी ऑफ 3.5 करोड़ विच वॉज शेयर्ड बिटवीन BM&N। मतलब ये इसके कंट्री के नाम थे, इनके बीच उसको ब्रिटिश, देखो किसको किसको दिया, ये 3.5 करोड़ ब्रिटिश को दिया, दैट्स कॉल्ड BM, मतलब ब्रिटिश हो गया, मराठा हो गया और निज़ाम हो गया। तो जब वो हार गया और संधि हुई तो क्या हुआ कि अपने किंगडम का उसने हाफ ऑफ हिज किंगडम किसको दे दिया, ब्रिटिश को दे दिया। और वो जो हारा था उसके अगेंस्ट में कुछ पनिशमेंट फी भी लगी, जो 3.5 करोड़ था वो दिया किसको, BM&Q को, मतलब ब्रिटिश को, मराठा को और निज़ाम को। हिज 2 सन वर सराउंडेड एज हॉस्टेज टू द ब्रिटिश। और उसके जो 2 सन थे वो ब्रिटिश ने क्या कर लिया, उसको अपने अंदर रखा। अब सारी चीज़ें के बाद भी क्या हुआ, अब देखो इतनी ज़्यादा उसको प्रताड़ना मिली, इतनी ज़्यादा उसको वो झेलना पड़ा, इज्जत, मतलब क्या बोलते हैं उसको बच्चों,
बेइज्जती जिसको बोलते हैं, इंसल्ट, इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट हो गई थी कि उसको बहुत बुरा लगा, जिसका रिजल्ट हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब हुआ 1799 में। और ये जो मैसूर वॉर था वो लास्ट था टीपू सुल्तान का, क्योंकि इसी में वो उसकी डेड हो जाती है। टीपू कुड नॉट डाइजेस्ट द ह्यूमिलिएशन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, जितना उसकी बेइज्जती की गई बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं किया। इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट हुई थी टीपू सुल्तान की कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन द इंग्लिश, अब बेइज्जती हुई है तो बदला लेगा ही। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सबेडरी एलियंस विच द इंग्लिश ट्राइड टू फोर्स ऑन हिम, ठीक है। टीपू सेक्रेट ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम काबुल, अरेबिया एंड द फ्रेंच, अब ये सेक्रेटली इनसे हेल्प लेना चाहता था। व्हेन वेलेस्ली केम टू नो ऑल दीज ही डिक्लेयर वॉर ऑन टीपू इन 1799, जब वेलेस्ली को पता चला कि भाई ये कुछ ऐसा कांड करने वाला है, तो क्या क्या इन्होंने टीपू के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो कब हुआ 1799 में। क्या हुआ इसमें, 3 कॉम्बिनेंट आर्मी वर सेंट अगेंस्ट टीपू, अब 3 कंबाइंड आर्मी सेंड किया किसके, टीपू के अगेंस्ट में, कौन सा, आर्मी फ्रॉम बॉम्बे केम अंडर जी स्टूडेंट, दूसरा था मद्रास यूज्ड हैरियस एंड आर्थर वेलेस्ली, तीसरा था आपका वेयर टीपू हैड टू डिफीटेड, यहाँ पे क्या हुआ, डिफीट कर गया। वेलेस्ली डिजाइन श्रीरंगपट्टनम इन 1799, वेलेस्ली ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम को फिर से डिजाइन किया। फाइनली टीपू डाइड इन हिज फाइटिंग एज अ कांग्रेंस ट्रू सोल्जर्स, फाइनली क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छे सोल्जर की डेड हो गई और वो इंडिया को छोड़ के चला गया। विद द एंड ऑफ द टीपू इंग्लिश कंक्रेट हिज मोस्ट डेंजरस एनिमीज, देखो टीपू ने नाक में दम करके रखा था ब्रिटिशर्स के, अगर बाकी ये जो मराठा और निज़ाम थे वो हेल्प कर रहे थे इनकी ब्रिटिशर्स की, अगर ब्रिटिशर्स की हेल्प ना करके ये अगर मैसूर की हेल्प करते ना, तो आज जो इतने टाइम से हम लोगों ने इनकी गुलामी झेली, 200 ईयर्स, बेटा बहुत होते हैं 200 ईयर्स, दैट वाज अ ह्यूज टाइम, बहुत बड़ा टाइम होता है, हम लोगों ने इनकी गुलामी झेली। तो अगर ये नहीं करते ना इस टाइम, तो इस टाइम अगर ये चीज़ नहीं होता ना, तो आज इंडिया बहुत पहले ही फ्रीडम मिल चुकी होती है उसको, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, दैट्स अ हिस्ट्री, हिस्ट्री से ही सीख मिलती है हमें। द इंग्लिश अनेक्स्ड मैसूर कोयम्बटूर, दैट्स अ कोयम्बटूर, सेंट्रल पार्ट ऑफ मैसूर वॉज रिस्टोरेड टू अ हिंदू रूलर प्रिंस कृष्णा। अब देखो यहीं से ये जो कृष्णा देवराय कृष्ण बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और इनके बारे में कभी चलो पर्सनली वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि मैसूर के बारे में क्या क्या था। अभी देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन, तो लॉर्ड वेलेस्ली को क्या बोला जाता था, अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन क्यों कहा जाता था, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्होंने रिफॉर्म किए इंडिया के बारे में जो क्या थे, बहुत ही यूजफुल थे। जैसे कि इन 1798 सबएंड्रेट एलियंस हैदराबाद फर्स्ट, ठीक है। अब सबएंड्रेट एलियंस क्या था, देखो होता क्या था, ये लोग अब यहीं से निज़ाम और मराठा दोनों की हवा निकाल दी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, तलवे चाटे उन लोगों ने पूरे टाइम तक। उसके बाद ये सबएंड्री एलियंस जो आया, ठीक है, सबसाइडरी एलियंस जो आया, यहाँ से ही इसी के थ्रू उन लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी ले ली। ओके, पार्सली इम्प्लीमेंट्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बहुत बड़ा रूल पॉलिसी इन्होंने ले आया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से आज भी हम लोग हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ते आ रहे हैं। ये उन्हीं की देन है, अंग्रेजों की देन है, जिसकी वजह से आज भी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोग झेलते आ रहे हैं। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं अब वही हम पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जाएंगे वहाँ के हो जाएंगे और बोलेंगे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, और फिर हम लोगों में राइट्स कराएंगे, हम लोगों में वॉर कराते हैं। तो हम लोग पागल आदमी हैं जो उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, और समझते कुछ नहीं, जैसा बोलते हैं वैसा हम लोगों ने कर देते हैं। खैर दैट्स अ प्रिटी थिंग। जो इनका सबसे अच्छा काम हुआ था वो हुआ था 1799 में सेंसरशिप ऑफ अ प्रेस एक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कर दिया था, फ्री कर दिया था उसको। फोर्थ मैसूर वॉर विन टाइम गवर्नर, ये जब 4 मैसूर वॉर विन हुआ था तो ये क्या थे, गवर्नर थे।
1802 ह्यूमन इन्फ्लुएंशियाइट बैंड हो गया था, मद्रास प्रोविजन फॉर्म्ड हुआ था, टाइगर ऑफ बंगाल प्रोनाउंस बाय हिमसेल्फ, अपने आप को ही टाइगर ऑफ बंगाल बोलता था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की इन्होंने न्यू रखी थी। आर्थर वेलेस्ली 1799, फोर्थ मैसूर वॉर 1805, प्लाजी राजा 1815, वाटरलू वॉर विद नेपोलियन। तो ये सारे इसके क्या थे, बुक्स वगैरह थे। चलिए अब देखो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ मैसूर वॉर, अब हमारा मराठा के साथ वॉर चलेगा, क्योंकि मराठा ने भी बहुत इनका सपोर्ट किया था। देखो बालाजी बाजीराव, बड़ा नाम सुना था बाजीराव। तो अब देखिए इनके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव वॉज द थर्ड पेशवा हु डाइड आफ्टर द डिफीटेड ऑफ मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो पानीपत का थर्ड बैटल कब हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हेन 1761 किसके अगेंस्ट हुआ था, तो ये हुआ था मराठास और अंग्रेजों के बीच। ओके, ही वॉज सक्सीडेड बाय माधव राव हिज सन, जो उसका था, ये सक्सीडेड मतलब समझ रहे हो, उसको हटा के खुद बन जाना, दैट्स कॉल्ड माधव राव। While Raghunath Rao, brother of Balaji Bajirao, was in lookout to become पेशवा himself। अब देखो यहाँ भी क्या हुआ, गद्दी के लिए सभी लालची हो गए, ठीक है। अब जो बालाजी राव के जो ब्रदर थे, दैट्स रघुनाथ राव, अब ये चाहते थे कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊँ, ठीक है। बट इनके सन जो थे, सन क्या थे, माधव राव, ये गद्दी पे बैठे हुए थे। रघुराव ये चाहते थे बैठने के लिए। अब देखो बैठना तो ये चाहते थे कि मैं बैठूं, बट बैठ कौन गए, माधव राव। तो नॉर्मल सी बात है, जलन तो होगी, बेशक से होगी, मुझे खुद होगा। आफ्टर डेथ ऑफ माधव राव, अब माधव राव की डेथ हो गई। इन 1772 में ब्रिटिश कॉज हिज फर्स्ट वॉर विथ मराठास। चलो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया बच्चों, मराठा वॉर। द फर्स्ट वॉज 1775 इन एंड 1882, यानी कब से चला, 1775 से 1882 चला। बिगिन विद ब्रिटिश सपोर्टर ऑफ रघुनाथ राव बैट फॉर द ऑफिस ऑफ पेशवा चीफ मिनिस्टर ऑफ द, ये पेशवा का मतलब ये चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्फिडेंसी। द ब्रिटिश वर डिफीटेड एट वेडिगॉन, इसी को कन्वेंशन ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, इन जनवरी 1779, बट दे कंटिन्यूसली टू फाइट द मराठास अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रेटी ऑफ सलाईबाई, ठीक है। कब तक ये वॉर करते रहे, जब तक ट्रीटी ऑफ सलाबाई नहीं स्टार्ट हुआ, तब तक ये वॉर करते रहे। द सोल ब्रिटिश गेन वॉज टू द आइसलैंड ऑफ सेलसेट एडजेसेंट टू बॉम्बे, दैट्स अभी जो है न्यू बम्बई है, ठीक है, अभी जो है न्यू बम्बई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, द सेकेंड वॉर कब हुआ। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि वॉर कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। जैसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट मैसूर वॉर जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश और मैसूर के बीच में हुआ था, ब्रिटिश और मैसूर, या फिर आप इतना कह सकते हो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉजेज क्या थे, बस, और कुछ आपको नहीं जानना। ओके, तो द सेकेंड वॉर 1803 to 1805 was caused by the पेशवा बाजीराव सेकेंड्स defeat by the Holkars, ठीक है, and his acceptation of British protection by the Treaty of Bassein in December 1802. Okay, the Sindhia and the Bonsell familiar contested the agreement, but they were defeated respectively at Laswari and Delhi by Lord Lake, and at Asya and Arogya by Sir Arthur Wellesley. तो इनको इन लोगों ने हराया, ठीक है। आर्थर वेलेस्ली ने किसको हराया, आसिया एंड अरोग्य को हराया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, द होलकर क्लीन देन ज्वाइन इन एंड द मराठास वर लेफ्ट विद अ फ्री हैंड इन द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान, ठीक है।
ये हो गया। दूसरी बात, अब आया थर्ड वॉर की, ठीक है। ये कब हुआ? 1817 से 1818 तक हुआ। वॉज द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेंशन ऑफ मराठास ट्रीटी इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट पिंडारी रॉबर बैंड बाय द दैट्स बैंक, ठीक है, रॉबर बैंक बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। द पेशवाज फोर्स followed by those of the Bonsal and Holkar rose against the British, but the Scindia remember neutral, ठीक है, वो सिंधिया ने कुछ किया ही नहीं, वो न्यूट्रल रहा। डिफीट वॉज swift following by the pensioning of the Peshwas and the anxiety of his territories, thus completing the supremacy of the British in India. ओके अब देखिए यहाँ से जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश 1843 आया, वो क्या था, ठीक है। यानी देखो एनेक्सेशन मतलब क्या होता है, एनेक्सेशन मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेट पर या फिर किसी किंगडम पे ज़बरदस्ती अपना पावर दिखा देना कि ये मेरा है, दैट्स कॉल्ड, ठीक है। 3 फैक्टर, तो कौन कौन से 3 फैक्टर थे वो देखिएगा। इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश टुवर्ड्स सिंध, तो एक फैक्टर तो ये था, influence of the policy of the English towards Sindh. One was that they could have facility for trade with Punjab and Northwest India through the river Indus. ये सबसे बड़ा रीज़न था। The second reason क्या था, was that Sindh could be occupied by Ranjit Singh, which they never desired. The third was the fear of Russian attack on India. Russian attack का भी क्या था, एक fear था, वो भी reason था। That include the English to extend their frontiers in the northwest up to the natural boundaries of India. Thus, occupation of Sindh become a part of their policy. Let read how, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या क्या इंक्लूड हुआ, अब वो देख लेते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सबडेंट्री अलियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, देखना इसके बारे में क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। सब्सिडरी अलियंस वाज बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स by virtue of which the Indian kingdom lost their sovereignty to the English. It also was a major process that led to the building of the British Empire in India. It was formed by Lord Wellesley, the Governor General of India from 1798 to 1805. It was actually used for the first time by the French Governor General Marquis Duplessis. The Nawab of Awadh, देखिए आ गया ना, यहाँ पे आ गया, Nawab of Awadh was the first ruler to enter into the subsidiary alliance with the British ruler better of Buxar. However, the Nizam of Hyderabad was the first to accept the well-formed subsidiary alliance. तो देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले जब सब्सिडरी अलायंस आया था तो सबसे पहले उन लोगों ने ब्रिटिश ये जो निज़ाम थे, जो चमचे बन के घूम रहे थे, इन्हीं को चूना लगाया, ठीक। तो याद रखिएगा, कभी गलत का साथ मत दीजिएगा। अब डायरेक्टरशिप ऑफ लैप्स जो पॉलिसी आई थी, वो देखिए वो भी बहुत तगड़ी पॉलिसी लेकर आए थे कि सबके स्टेट को, सबके किंगडम को हड़पने की, ठीक है। The doctrine of lapse was the policy of annexation protected by Lord Dalhousie during his tenure as Governor General of India from the year 1848 to 1856. As per the declaration of lapse, if any Indian ruler died without having left a male heir, then his kingdom must automatically turn over to the British. मतलब समझिएगा, दैट्स कॉल्ड हड़प नीति, इसको भी बोलती जाती थी। क्या होता था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर डाइड कर जाएगा विदाउट हैविंग लेफ्ट अ मेल हायर,
बिना किसी मेल हायर के, मतलब उसका किसी उत्तराधिकारी जिसको बोलते हो, तो बिना किसी उत्तराधिकारी के अगर मर जाता है तो उसका जो किंगडम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, ओवर द ब्रिटिश, टर्न ओवर द ब्रिटिश, ठीक है। डलहौजीज एनेक्स्ड द स्टेट ऑफ सतारा। अब इसके बीच देखो क्या क्या लिया, सतारा लिया, जयपुर लिया, झांसी लिया, नागपुर लिया, उदयपुर लिया और फॉलोइंग डिक्रीज टू द लैप्स, ठीक है। दी स्टेट ऑफ मैसूर वॉज द ओनली स्टेट दैट वॉज नॉट एनेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डिक्टेशन ऑफ लैप्स डिस्पाइट नॉट हैविंग अ नेचुरल हायर। केवल टीपू सुल्तान का ही जो किंगडम था मैसूर, उसी को इसने इसके थ्रू अंडर नहीं ले पाया, बाकी सबको लिया। किंगडम लाइक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी वॉज एनेक्टेड बाय डिक्टेशन ऑफ लैप्स। ओके, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was an act on the Parliament of Great Britain intended to overhelp the management of East India Company's rule in India, ठीक है। तो अगर कॉलोनियल आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हुई थी। क्या क्या चीज़ें हुई थी, द एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू कंजर्व ओवर द कंपनीज अफेयर्स, पिट्स India Act was therefore subordinacy against in 1784 as more radical reform। तो अब ये पूरी तरह तो अगर जो भी इसकी कमियां थी इसको दूर करने के लिए एक दूसरा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में, और इसी के थ्रू बहुत से ऐसे रिफॉर्म हुए जिसमें क्या हुआ, थोड़ी सी कह सकते हो कि थोड़ी सी इंडियंस को छूट मिली। जैसे किया, The Governor General of India and his council of 4 members got a legal status. As per the Act, office of the Governor General of the President of Fort William was created in 1773, and on 20 October 1773, Warren Hastings became the first Governor General of India. So that question is asked in every time कि who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, efforts were made to develop the following institution as the 3 main pillar of the British East India Company administration, that was the civil services, army and police। अभी ये देख लीजिए आप, और एक आता है जज वगैरह, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सिविल सर्विसेज में आगे इंक्लूड हो जाएगा। बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग द कंपनी रूल वॉज द कलेक्टर। सबसे बड़ा रोल था कलेक्टर का रेवेन्यू जनरेट करने का, कि जो कलेक्टर कौन होता था, जो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता था, मतलब जो भी इनके पैसे वगैरह होते, जो टैक्सेस वगैरह होते, उसको कलेक्ट करने के लिए। ही परफॉर्म 2 मेन फंक्शंस, फर्स्ट कलेक्शन द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, जो भी रेवेन्यू और टैक्सेस होता था उसको कलेक्ट करने की बात थी। दूसरा क्या था, मेंटेन द लॉ and order in his district with the help of the judge, police and darogas, ठीक है। तो इनके हेल्प से क्या करता था वो, किसके हेल्प से, जजेस के, पुलिस के, दरोगास के हेल्प से वहाँ के जो एक डिसिप्लिन बनाए रखता था वो फॉलो करता था, और क्या करता था, रेवेन्यू और टैक्सेस को जनरेट करता था, ठीक है। अब आर्मी के बारे में बात करें तो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ इंडियन द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज आर्मी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट थी क्या थी, आर्मी थी। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल द कंपनीज ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। अब देखो आर्मी की रिक्वायरमेंट क्यों थी, आपको कहीं पे ट्रेड करना है तो आर्मी चाहिए, क्योंकि पता चला आपने अपने सामान को भेजा, बीच रास्ते में कोई लूट ले गया तो लूट हो गई, ठीक है, बात खत्म। अगर आर्मी रहेगी तो फाइट करेगी, उसके बाद लूट ले जाए तो कोई बात नहीं।
लेकिन फाइट तो करेगी, एक सेफ्टी रहता है। आपको अपने कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे वॉर हो रहा है या किसी दूसरे ऑलियंस ने या सॉरी किसी दूसरे किंगडम में आप पे अटैक कर दिया या किसी दूसरे किंग ने आप पे अटैक कर दिया, तो उससे बचने के लिए आर्मी चाहिए। तो ऐसे चीज़ें थी। लेकिन यहाँ आर्मी दो टाइप की थी, एक थी आपकी इंग्लिश की आर्मी और एक थी आपकी इंडियन आर्मी। तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस था। इंग्लिश आर्मी को हर फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन इंडियन आर्मी को कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था और कभी भी ऊंचे पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे इंडियन को नहीं रखा जाता था। हायर पोस्ट पे केवल कौन रहते थे? इंग्लिश ही रहते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ भेदभाव था। और पुलिस की बात करते हैं, हाँ, मंगल पांडे वो भी एक आर्मी का पर्सन था। उसी की वजह से देखिए आज क्या हुआ, 1857 का 1885 का एक बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम बोला जाता है इसको। ठीक है, पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो कह सकते हैं क्रिएटर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस था क्रिएटेड द पुलिस फोर्स इन 1792। तो 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया किसको? पुलिस फोर्स को क्रिएट किया। अर्लियर द जमींदार मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर जुडिशियल। द डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस थानास and in each थानास a daroga was posted। अब हर थाने में दरोगे को क्या है, पोस्ट किया जाता था। अब यही भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती थी, जो भी कॉजेज, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, वो इनका यहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट अपीयर होती थी यहाँ पे। ठीक, लेकिन नॉर्मल सी बात है, ये भी सपोर्ट किसके करते थे? ब्रिटिश की सपोर्ट करते थे और इनसे सुनते थे। डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के समय जो डेवलपमेंट हुआ जुडिशियल सिस्टम का, वो क्या हुआ? देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी बच्चों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसमें एक प्रावधान दिया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? कलकत्ता में बनेगा, जिसके 4 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक तो आपका मेन चीफ जस्टिस होगा और 3 आपके जस्टिस होंगे। टोटल कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर। एक होगा आपका चीफ जस्टिस, बाकी क्या होंगे? जस्टिस होंगे। Which acted as a court of appeal. The court was to try all British subjects within Calcutta. It exercised jurisdiction over all persons, India and Europe. Outside Calcutta, it could hear disputed between Indians only upon their consent. Okay, तो इसके तहत दो चीज़ें, दो टाइप के कोर्ट आए, एक आई दीवानी, एक आई फौजदारी। अब दीवानी कोर्ट को सिविल कोर्ट भी कहते हैं। तो देखो सिविल कोर्ट में नॉर्मल सी बात होती है, जैसे सिविल कोर्ट में उन जैसे ज़मीन आपके लैंड क्राइसिस हो गए, लैंड से रिलेटेड आपके डिस्प्यूट हो गए, उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। कुछ ऐसे कहा सुनी हो, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा था फौजदारी या फिर क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो ये जो तीन है, ये क्रिमिनल्स के बारे में सुनी जाती थी, यानी कोई मर्डर हो गया, ये हो गया, इसके बाद यहाँ सुनी जाती थी। तो जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट था या फिर सिविल कोर्ट था, उसके जो सुनते थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनते थे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे वो सुनते थे, लेकिन इनके लिए इंडियन जज जो होते थे, जो जजेस होते थे, वो सुनते थे। मतलब इनका जो फैसला होता था वो कोर्ट में होता था। कहाँ होता था? वो कोर्ट में होता था। ठीक, चलो आगे देखो बच्चों, रूल ऑफ लॉ एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक आता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? देखो, it means that the British administrative was to be carried at least in theory in obedience to law, which clearly define the right, privilege and obligation of the subject and not according to the person description of the rule and officer। यानी रूल ऑफ लॉ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, और आप ही नहीं सभी को उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट द आइज ऑफ लॉ ऑल मैन वर इक्वल। अब यहाँ पे केवल मैन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आदमियों के लिए है, सभी के लिए। मैन हो गया, वोमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, सभी के लिए क्या है? इक्वल है। सेम लॉ वॉज अप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट, कलर, क्रेड एंड क्लास। मतलब न किसी के कलर पे कोई गोरा है, कोई काला है, उनके लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, सबके लिए एक ही लॉ होगा। अगर कोई लंबा छोटा है उसके लिए भी एक ही लॉ होगा। ठीक है, यानी किसी की कॉस्ट से कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्या फिर SC ST है,
इस मुद्दे से कोई नहीं रहेगा, सबके लिए इक्वल होगा। अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी के लिए अगर 2 ईयर की पनिशमेंट है तो सबको 2 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। ओके बच्चों, तो उसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या डाउट रहेगा आपका, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक करना तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।